नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश ज्ञान कुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व के क्लास में मैंने इतिहास के संदर्भ में विभिन्न बिंदुओं पर मैंने चर्चाएं की थी और आज के इस वीडियोज में हम लोग प्राचीन भारत के महाजनपद अध्याय को हम लोग केंद्रित करेंगे, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास की जो विषय वस्तु ऋग वैदिक काल पर क्या थी, केंद्रित थी। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई और ऋग्वेद के इस काल की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का हमें पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता के विपरीत वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेद यानी वेदों की संख्या कितनी, 4 थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें उत्तर वैदिक काल में जो अन्य 3 वेद, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना हुई और इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ था और जो हमारा जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो गया और ये जो हमारा समाज जो था वो चतुर्वर्ण में व्यवस्था पर ये आधारित हो गया, यानी हमारे समाज में 4 प्रकार के वर्ण स्थापित हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 600 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात हुआ और इसी के दरमियान ये 16 जो महाजनपद हैं, कितने, 16 महाजनपद ये अस्तित्व में आए और फिर उसके बाद से इसमें जो कुछ जनपद जो थे वो राजतंत्र थे और कुछ जनपद जो थे वो गणतंत्र। क्या, राजतंत्र और दूसरा क्या था, गणतंत्र। 2 प्रकार के थे और फिर इसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो देखा गया वो मगध जनपद था। सबसे शक्तिशाली कौन सा था, मगध जनपद था, यानी इसमें अत्यधिक शक्ति और प्रमुखता इन्होंने प्राप्त कर ली थी मगध ने। और उत्तर वैदिक काल के क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जनपद जो शब्द है तो ये 2 भाग में बटा हुआ है, जन और पद, 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जन का अर्थ होता है व्यक्ति या कबीला, व्यक्ति या कबीला, व्यक्ति या कबीला। और पद का मतलब होता है क्षेत्र या भूखंड जहां वो लोग निवास करते थे और आगे चलकर ये क्या हुआ, ये कबीला के रूप में पले थे और फिर उसके साथ एक जगह ये लोग एक साथ रहना शुरू हो गए, यानी जन के रूप में रहना शुरू कर दिए और फिर अंत में जाकर ये पद यानी पूरे जनपद के रूप में हो गए और जैसे आगे बढ़ा तो ये महाजनपद में ये कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि इस 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म ग्रंथ भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है और इन दोनों सूचियों में कुछ अंतर है और अधिकतर महाजनपदों का जो उदय जो हुआ है वो दोआब सहित ऊपरी और मध्य गंगा में हुआ है और इसका अधिकांश विध्वंस के उत्तर क्षेत्र में अवस्थित है और इन 16 महाजनपद जो थे उनकी राजधानियां जो ये बनी वो आगे चलकर ये एक बड़े नगर में परिवर्तित हो गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, सबसे पहला मेरा जनपद है वो क्या है, मगध जनपद, जो सबसे शक्तिशाली जनपद था। सबसे शक्तिशाली जनपद में जैसे ही हम लोग देखते हैं तो उसमें चेंज करो ना, बदल जल्दी जल्दी।
प्रथम जो देखते हैं वो मगध जनपद देखते हैं। तो मगध जनपद में हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला देखते हैं कि मगध जनपद की राजधानी जो है वो क्या है, गिरिब्रज है, गिरिब्रज। और जिसकी वर्तमान जो स्थान वो पटना गया माना जाता है, और ये शाहाबाद जिलों के क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित की जाती है। इसकी पहली राजधानी जो थी वो क्या थी, गिरिब्रज थी। फिर उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राजगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। और आगे चलकर इसकी जो राजधानी जो हो गई वो पाटलिपुत्र हो गई, और ये इसका आगे चलकर इसका नाम पटना पड़ गया। और मगध के अन्य महाजनपदों में ये अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और एक पूरे पूरे ये साम्राज्य में स्थापित हो गया। तो ये था हमारा मगध जनपद, महाजनपद। इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि वज्जी, 2 नंबर में वज्जी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये गंगा नदी के उत्तर बिहार के तिरहुत प्रमंडल में वज्जी गणराज्य था। और ये कितना, 8 क्या था, 8 गणों का संयुक्त राज्य यानी संघ था, जिसमें सबसे अधिक प्रभावशाली क्या थी, ये लिच्छवी थी। और वज्जी संघ और लिच्छवी की राजधानी आधुनिक जो वैशाली है, वैशाली जो है जो मुजफ्फरपुर के आसपास है, वैशाली नगर थी। और मगध के शासक अजातशत्रु ने क्या किया, इसे युद्ध में परास्त कर अपने इसको क्या किया, राज्य में मिला लिया, जो आज के जो वर्तमान स्थिति में तिरहुत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 नंबर में हम लोग देखते हैं अंग। इससे पूर्व हम लोग देखते हैं कि ये मगध, वज्जी और ये जो अंग है ये पूरा का पूरा क्या है, बिहार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये 3 महाजनपद जो हैं ये किसके अंतर्गत, बिहार के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा हम लोग देख रहे थे जिसमें अंग जनपद के बारे में। तो अंग जनपद के बारे में ये देखते हैं कि ये राज्य बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले तक ये फैला हुआ था, जिसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, और जिसकी ख्याति एक विख्यात व्यापारिक केंद्र के रूप में थी। और यहाँ का जो राजा था वो ब्रह्मदत्त था, जिसको परास्त कर राजा बिंबिसार ने, किसने, बिंबिसार ने क्या किया, इसे अपने राज्य में यानी मगध में इसे मिला लिया। फिर उसके बाद से देखते हैं काशी। ये जो काशी में देखते हैं तो ये काशी के बारे में कि इस राज्य की राजधानी क्या कहां थी, बनारस थी, जो आगे चलकर ये वाराणसी में परिणत हो गई। और यह वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसा हुआ विख्यात नगर था। और मगध सम्राट अजातशत्रु ने काशी पर अधिकार कर इसे मगध में मिला लिया। फिर उसका जो वर्तमान स्थिति मैंने पहले ही बताया कि इसकी वर्तमान स्थिति जो है वो बनारस, जिसको हम लोग वाराणसी के नाम से हम लोग जानते हैं ये। फिर उसके बाद से 5 नंबर में हम लोग देखते हैं कौशल। कौशल के बारे में देखते हैं तो कौशल राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में स्थित है। और सरयू नदी के द्वारा यह राज्य 2 भागों में बंट गया, 2 भागों में, यानी उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल और दूसरा दक्षिण कौशल में विभक्त हो गया, जिसकी उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो क्या थी, श्रावस्ती थी। और बाद में यह अयोध्या यानी साकेत में ये परिणत हो गई। और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो थी कुशावती। क्या थी, कुशावती थी। जो आज के संदर्भ में देखा जाए तो ये वर्तमान स्थल जो है वो फैजाबाद में स्थित है। और कौशल का राजा प्रसन्नजित जो बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं वो उसी समय हुए थे। और अजातशत्रु ने क्या किया, इस पर भी अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के पश्चात इसे ही अपने मगध में मिला लिया। अब अगला देखते हैं हम लोग मल्ल। मल्ल के बारे में हम लोग देखते हैं 6 नंबर में। जो 6 नंबर में महाजनपद है वो मल्ल है। मल्ल को हम लोग देखते हैं तो वज्जी के समान मल्ल भी एक गणतांत्रिक राज्य था। वज्जी भी क्या था, गणतांत्रिक था।
और ये भी क्या था, मल्ल भी क्या था, गणतांत्रिक था। मैंने पहले ही बताया था कुछ महाजनपद जो हैं वो राजतांत्रिक हैं और बहुत सारे वैसे जनपद हैं जो गणतांत्रिक के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग देख रहे थे मल्ल गणतांत्रिक महाजनपद के बारे में देख रहे थे। तो ये मैंने बताया कि वज्जी के समान ही मल्ल भी क्या था, एक गणतांत्रिक राज्य था और यह राज्य दो भागों में विभक्त हुआ। एक राज्य की राजधानी जो था वो कुशीनगर, जो कसिया उत्तर प्रदेश, कसिया जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है जो पावा पावा जो है वो जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह राज्य भी मगध साम्राज्य का क्या हो गया, पूरी तरह ये शिकार ये भी हो गया। कौन, मल्ल। और फिर आते हैं 7 नंबर में चेंदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चेंदी महाजनपद जो था यह यमुना नदी के किनारे, किसके किनारे, यमुना नदी के किनारे ये स्थित है। और फिर उसके बाद से ये देखते हैं इसकी राजधानी जो थी वो सोंथीवती थी। और फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि चेंदियों का विख्यात राजा शिशुपाल, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है, यहीं का ये शासक था। 8 नंबर में हम लोग देखते हैं 8वां महाजनपद जो है वो वत्स है, जो कौशांबी जिसकी राजधानी थी। और फिर इसमें देखते हैं कि वत्स राज्य भी क्या है, किसके, यमुना नदी के किनारे। ये भी क्या था, यमुना नदी के किनारे फैला हुआ था और जिसकी राजधानी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के निकट कोसम को कौशांबी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यहां बुद्ध के समकालीन जो राजा था वो उदयन था, और वत्स और अवंती राज्य एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हमेशा बने रहे, जिसका अभी वर्तमान जो स्थल है वो प्रयाग माना जाता है। 9 नंबर में हम लोग देखते हैं कुरु महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कुरु यह दिल्ली और मेरठ में अवस्थित है। कौन, कुरु महाजनपद दिल्ली और मेरठ में स्थित है और इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी। और ये ऐसा माना जाता है महाभारत के कुरु राज्य और इसकी राजधानी का वर्णन हमें भरपूर मात्रा में मिलता है, जिसमें कौरव और पांडवों के युद्ध के बारे में जो महाभारत में चर्चाएं की गई हैं उसमें कुरु और इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर का विस्तृत उल्लेख मिलता है, जिसका वर्तमान क्षेत्र जो है वो दिल्ली ही माना जाता है। 10वां महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं जिसका नाम है पंचाल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ये पंचाल राज्य दो भागों में ये भी विभक्त हो गया। एक उत्तरी पंचाल जिसकी राजधानी क्या है, अहिर छत्रा मानी जाती है उत्तरी, और फिर उसके बाद से दूसरी थी दक्षिणी, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं कौपिल्य। कौन, कौपिल्य। दूसरी राजधानी थी कौपिल्य थी, जिसका वर्तमान क्षेत्र बरेली उत्तर प्रदेश माना जाता है। फिर उसके बाद से हम लोग देखते हैं 11 नंबर में सूरसेन महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें भी, जिसमें 11 नंबर में मैंने क्या कहा, सूरसेन, यह राज्य भी क्या है, यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इसकी ख्याति जो है एक विशेषकर कहा जाए तो धार्मिक एवं व्यापारिक नगर के रूप में थी। और यह यदुओं और यदुवंशियों का शासन था यहाँ पर, यानी यदु और यदुवंशियों। यहीं पर कृष्ण के बारे में भी चर्चाएं हमें महाभारत में मिली हुई है। और मथुरा के साथ साथ इसमें कृष्ण का भी नाम जुड़ा हुआ है। और बुद्ध के समकालीन जो राजा थे जिनका नाम था अवंती पुत्र सूर्यसेन, इसके राजा हुए। फिर उसके बाद से आते हैं 12 नंबर में मत्स्य को हम लोग जैसे ही देखते हैं, मत्स्य जो महाजनपद है ये आधुनिक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और अलवार जिले में इस राज्य में सम्मिलित है। और इसकी जो राजधानी है वो बैराट यानी विराट नगर में स्थित थी, जो अभी का वर्तमान जो स्थल है वो जयपुर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं तो ये 3 तक ये जो थे वो बिहार में स्थित थे। और फिर ये जो काशी, कौशल, मल्ल, चेंदी, वत्स, फिर कुरु, पंचाल
सुरसेन, ये सब जितने भी थे ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश में ये सब महाजनपद। 13 नंबर में महाजनपद को हम लोग देखते हैं जो अस्मक आता है। तो अस्मक महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं तो यह महाराष्ट्र में जो है आधुनिक पैठण के निकट गोदावरी तट पर ये स्थित है। और जो पैठण जो है वो अंतरदेशीय व्यापार का एक विख्यात केंद्र था, जिसकी राजधानी हम लोग देखते हैं तो पोतन मानी जाती है, जिसका वर्तमान जो स्थिति है वो आंध्र प्रदेश में माना जाता है। और यह जो अस्मक भी जो है वो अवंती के साथ ये हमेशा ये संघर्ष होते रहता था। फिर 14 नंबर में हम लोग देखते हैं तो वो अवंती महाजनपद है। अवंती महाजनपद के बारे में हम लोग देखते हैं तो यह भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। कौन? अवंती। अधिकांशतः क्वेश्चंस पूछता है कि मध्य भारत का सबसे महानतम शक्तिशाली राज्य कौन था, तो अवंती था। और यह राज्य दो भागों में बट गया, दक्षिणी अवंती और उत्तरी अवंती, जिसमें लोग देखते हैं उत्तरी अवंती की जो राजधानी थी वो उज्जैनी मानी गई, और दक्षिणी जो अवंती थी उसकी राजधानी जो महिष्मती के रूप में हम लोग जानते हैं। और फिर उज्जैनी जो था एक प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर बसा हुआ था, इस कारण इसका जो विशेष महत्व था। और अवंती के जो विख्यात जो राजा थे जिनका नाम था चंड प्रयोदात था, और इसकी शत्रुता जो थी वो क्या था? वत्सराज उदयन से थी। परंतु फिर दोनों के बीच क्या हुआ? पारिवारिक संबंध बन गए, और फिर उसके साथ साथ मगध से अवंती की मित्रता धीरे धीरे बनती चली गई। और मगध राज बिंबिसार ने क्या किया? प्रयोदयोत की चिकित्सा के लिए अपने विख्यात जो उसके ये चिकित्सक थे जिसका नाम था जीवक, वो राजगीर भेजा था। और अंत में जो दो महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। ये सब तो जितना भी 14 ऊपर के जितने भी उपरोक्त जो 14 जो महाजनपद पढ़े वो क्या था? वो भारत में स्थित थे। लेकिन ये जो दो महाजनपद जो हैं ये भारत के बाहर के जनपद हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं गंधार। गंधार जिसके बारे में हम लोग काफी चर्चित है, और यह गंधार राज्य काबुल की घाटी में अवस्थित है। और इसकी जो राजधानी है तक्षशिला है। तक्षशिला है, और यह व्यापार का एक केंद्र था। लेकिन इसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी ख्याति शैक्षणिक केंद्र के रूप में मानी जाती है, क्योंकि वहीं पर तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और फिर जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय की जैसी ही बात आ जाती है तो दो व्यक्तियों का नाम मुख्य रूप से आता है। पहला चाणक्य, जिसको हम लोग विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जानते हैं, वहीं पर इन्होंने अध्यापन का कार्य किया था, और वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था। और जो उन्होंने अखंड भारत का जो सपना देखा था, यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में इन्होंने अखंड भारत का सपना को साकार किया था, जो अभी वर्तमान जो स्थल वो पाकिस्तान में माना जाता है। और दूसरा जो भारत के बाहर का महाजनपद है वो कंबोज है, और कंबोज के बारे में जाना जाता है कि गंधार का पड़ोसी राज्य था। कौन? कंबोज। और जो मध्य एशिया के पामीर क्षेत्र जो आधुनिक जो अभी ये है तजाकिस्तान के क्षेत्र में ये आता है। वर्तमान जो क्षेत्र है वो तजाकिस्तान के रूप में माना जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो हाटल, जिसको हम लोग राजपुर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रकार हम लोग इस आज के वीडियो क्लासेज में हम लोग महाजनपद यानी 16 महाजनपदों को मैंने देखा। महाजनपद देखिए, उसकी राजधानी देखिए, उसकी वर्तमान स्थिति को देखिए, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। नमस्कार।